हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं जिनसे आपका परिचय कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं 2013 बैच के IAS ऑफिसर और वो शख्स जिनकी किताबें घर घर में हैं। आप आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमिक्स के लिए इनकी किताबें खूब पढ़ा करते हैं। नितिन सिंघानिया सर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूपीएससी की पूरी जर्नी आपकी कैसी रही? सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरी प्रारंभिक जो पढ़ाई है वो कलकत्ता से हुई। मैं वहीं का रहने वाला हूँ और स्कूल्स के बाद मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में प्रेसिडेंसी कॉलेज से मैंने पढ़ाई की। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी और साथ साथ कंपनी सेक्रेटरीशिप की भी पढ़ाई मैंने की वहीं से। और उसके बाद जैसा कि एस्पिरेंट्स के साथ होता है, मैं भी दिल्ली आया और राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में रहते हुए मैंने भी तैयारी की। तो पहले प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंच पाया, लेकिन वहाँ मैं फेल हुआ। दूसरे प्रयास में मैंने जो मिस्टेक्स थे उनको ओवरकम करने की मैंने कोशिश की और फिर दूसरे प्रयास में ये क्लियर हो पाया। तो पहले प्रयास में जो फेल हुए और बहुत सारी गलतियों को आपने रिकॉग्नाइज किया होगा और ओवरकम किया होगा, उससे रिलेटेड कुछ विस्तार से बताइए ताकि एस्पिरेंट्स को भी इसका फायदा मिल सके। पहली गलती जो मैंने की थी, मैंने मॉक टेस्ट्स नहीं दिए थे अच्छे से। मैं हमेशा सोचता था कि मेरा प्रिपरेशन उस लेवल का है नहीं कि मैं मॉक टेस्ट दे पाऊँ, और ये एक बड़ी गलती थी। मॉक टेस्ट्स मेरा मानना है आपका जो स्ट्रैटेजी है एग्जाम के दिन का, उसको बेसिकली आप उसको इम्प्रूव करते हैं, और जो इंटेलिजेंट गेसिंग है इसमें आपका इम्प्रूवमेंट जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मॉक टेस्ट अगर आप देते रहें विदाउट आप अपने प्रिपरेशन को क्या लेवल है उसको आप सोचते हुए, तो आप देखेंगे कि अंत तक अगर आप 15-20 मॉक टेस्ट एग्जाम के पहले देते हैं तो इट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। तो पहले दूसरे प्रयास में मैंने इस चीज़ को, इसका बेहद ख्याल रखा। दूसरी जो मैंने गलती की थी, मुझे जो लगा पहले प्रयास में कि जो मैं तैयारी कर रहा था जब, या मेरा प्रीलिम्स जब क्लियर हो रहा था, तो मैं खुद लोगों को बता रहा था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है या मेरा मेंस क्लियर हो रहा है। अच्छा। और इस वजह से जो मेरे पे पीयर प्रेशर था, वो एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर बढ़ रहा था, जो मेरे परफॉर्मेंस को फाइनली इफेक्ट कर रहा था। तो मैंने दूसरे प्रयास में कोशिश किया कि पढ़ाई पे कंसंट्रेट करूं, ना कि मैं ज़्यादा सोशली एक्टिव रहूं। सोशल मीडिया को जो है थोड़ा सा इग्नोर किया मैंने। जैसे कि अभी मैं कहूँगा कि व्हाट्सएप बिकम्स अ ग्रेट हिंड्रेंस, क्योंकि आप दिन भर मैसेजेस आते हैं तो जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक होता रहता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि रादर देन यूजिंग व्हाट्सएप ऑन सेल फोन, अगर मैं उसको लैपटॉप में यूज़ करूं तो दिन के अंत में या शुरुआत में एक बार हम देख लें कि क्या इंपॉर्टेंट हमारे पास मैसेजेस आए हैं, और बाकी का टाइम जो है हम पढ़ाई में लगाएं। तो ये एक जो है सोशल मीडिया इंटरेक्शन को कम करना, और साथ साथ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। पहले प्रयास में मैंने हर सब्जेक्ट के लिए 2-3-4 सोर्सेज में जो है पढ़ते थे, और इस वजह से मेरी तैयारी जो है काफ़ी, रिवीजन में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। अच्छा। जो कि मैंने नेक्स्ट प्रयास में उसको सीमित रखा, 1 या 2 मैक्सिमम पर्टिकुलर सोर्सेज पे फोकस किया, करंट अफेयर्स को ऐड ऑन किया, एंड इन दैट मैनर मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला और ये हो पाया। तो ये सोर्सेज वाली बात अगर करें तो ये कन्फ्यूज़न तो आज भी है कि कितने सोर्स से पढ़ें। जनरल मेंटालिटी ये है कि एक किताब पढ़ चुके हैं, फिर ज़रा सा इस किताब को भी देख लें, ये नोट्स भी देख लें, कुछ नेट से भी देख लें। इसका कितना नुकसान होता है? इसका रिवीजन के समय में काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि आप रिवीजन कर नहीं पाते हैं ढंग से। तो अगर मैं जीएस की बात करूं तो एक स्टैंडर्ड सोर्स को पकड़ते हुए, साथ में अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर कोई एडिशनल सोर्स से थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसको उसी के मार्जिन में, उस स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के मार्जिन में उसको अगर मेंशन कर लें और साथ साथ उसी को बार बार रिवाइज करें, तो दैट हेल्प्स अ लॉट। इन केस ऑफ ऑप्शनल मैं कहूँगा नोट्स बनाना काफ़ी हेल्पफुल होता है। यहाँ पर मेरे केस में काफ़ी हेल्पफुल हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले दिन भी आप, अगर आप 50 पन्ने का पेपर 1 और 50 पन्ने का पेपर 2 का नोट्स है, तो उसको आप आराम से 2-3-4 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। जो कि और दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट मोर रिविजन्स एंड हैविंग गुड कॉन्फिडेंस। और नोट्स को बार बार रिवाइज करने से, जो कि ऑप्शनल के केस में ये पॉसिबल है, हाँ। तो कर पाते हैं। तो एग्जाम के दिन भी आप जो है
उस पर्टिकुलर ऑप्शनल को 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। 2 बार रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन 50 पेज में नोट्स बनाना अपने आप में एक चैलेंज है। इट्स अ चैलेंज। तो उसमें भी क्या कोई ट्रिक इन द सेंस आपको पूरा सिलेबस कवर करने के बाद जो है नोट्स बनाना शुरू करना है। ओके। ताकि आपको पता रहे कि मैंने उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कितने पेजेस उन 50 पेजों में से आप रखेंगे। सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। मतलब कीवर्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे एकदम। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मैं जानना चाहता हूँ उसके जवाब, जो जनरली मुखर्जी नगर के किसी चाय दुकान पर चर्चा होती रहती है या राजेंद्र नगर में। जैसे एक बड़ा कंफ्यूजन है कि यूपीएससी की तैयारी करते समय सिर्फ यूपीएससी की परीक्षा देनी चाहिए या फिर अपने आप को सिक्योर करने के लिए पीसीएस का एग्जाम भी कोई पीसीएस दें या फिर और भी कोई परीक्षा दें ताकि मानसिक रूप से मेंटली एकदम निश्चिंत रहें। तो आपकी अपनी स्ट्रेटजी क्या थी और आप क्या सलाह देंगे इसमें? मैं सिक्योरिटी एक एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट है रेगुलरिटी। ओके। क्योंकि हमारे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में एक बड़ा गैप होता है और हमारा अगर कोई भी लेवल क्लियर नहीं होता है तो हमको वेट करना पड़ता है फिर से 6-8 महीने तैयारी करने के लिए, तो बीच में एक फ्लो टूटता है। तो मैं क्या करता था कि मैं हर छोटे छोटे एग्जाम को दिया करता था। अच्छा। छोटे इन द सेंस सिमिलर इजियर एग्जाम्स। ओके। एज कंपेयर टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मैं स्टेट पीसीएस का एग्जाम कहूँ या फिर बाकी और भी एग्जाम्स उनको दिया करता था, ताकि क्योंकि सिलेबस कॉमन है तो मेरा जो पढ़ना है वो रेगुलर है। मैं बार बार एग्जाम दे रहा हूँ और कुछ कुछ क्लियर भी कर रहा हूँ तो एक कॉन्फिडेंस, एक फेथ मन में आ रहा है। जो पेरेंट्स हैं उनका भी एक फेथ रहता है कि कुछ तो क्लियर हो रहा है। सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम। तो बाकी एग्जाम्स भी जो हैं, जो सिमिलर ईजियर एग्जाम्स हैं, उनको देते रहना चाहिए ताकि आपका मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमेशा हाई रहे। अगर पीटी के बारे में, सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो आने वाले समय में पीटी का एग्जाम होने वाला है। मैं 2 क्वेश्चंस आपसे बेसिकली जानना चाहता हूं। पहला तो प्रीलिम्स को लेकर क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, पहले इसी पर बात कर ले रहे हैं कि प्रीलिम्स को लेकर हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। प्रीलिम्स में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। जो मैंने रिसर्च करके देखा पिछले 3-4 सालों में कि नॉट ओनली फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया सीएपीएफ या सीडीएस का जो एग्जामिनेशन है, दे कैरी सिमिलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी और काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएपीएफ, सीडीएस और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन तीनों का करीब करीब 10 साल का सॉल्व कर लेते हैं और उनके जो ऑप्शंस हैं उनको भी अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, उन पर थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, तो क्वेश्चंस जो है वहां से इंटरचेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और ऐसा हो भी रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी जो है कैन बी वेरी हेल्पफुल। दूसरा, मैंने सोर्स के लिए बताया आपको, देयर हैज़ टू बी वन पर्टिकुलर सोर्स। अपने सोर्सेज को ज़्यादा बढ़ाएं ना, ताकि रिविजन हम कर पाएँ, रिविजन ओरिएंटेड स्टडी करें, विच बिकम्स रियली हेल्पफुल इन दिस एग्जाम। और साथ साथ मॉक टेस्ट्स जो है प्लेज अ क्रूशियल रोल, प्रैक्टिस करते रहें। और इंटेलिजेंट गेसिंग जो है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से मुझे लगता है कि 30 से 40 क्वेश्चन से ज़्यादा जो है हमें एक्चुअली हम श्योर नहीं रहेंगे। सो रेस्ट 50-60 क्वेश्चंस जो होंगे वो हमें इंटेलिजेंट गेसिंग से ही सॉल्व करने हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है हमें, ये बेसिकली हम बार बार मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके, जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स होते हैं या फिर एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम वर्ड्स का मैं अगर एग्जांपल दूं तो वर्ड्स लाइक ओनली, नेवर, मस्ट, तो ऐसे वर्ड्स अगर आप सेंटेंस में देखते हैं तो आपको विशेष रूप से उस पर्टिकुलर सेंटेंस का में कॉशियस होना है। वैसे सेंटेंस प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जनरली फॉल्स होते हैं, ऐसा हमेशा नहीं है बट ज़्यादातर होते हैं। तो उन सेंटेंसेस को आपको जो है देखना है। साथ में सॉफ्ट वर्ड्स कुछ क्वेश्चंस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कैन, मे। लास्ट ईयर मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, 2 स्टेटमेंट यूपीएससी ने दिया, फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। सो इज ट्रू एंड कैन बी ट्रू में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो जहाँ कैन आता है वहाँ ऑल ऑफ दीज का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान अपने मॉक टेस्ट के दौरान रखें, मुझे लगता है कि जो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है, आंसर पेपर जो सॉल्विंग की स्ट्रैटेजी है, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। रीडिंग के दौरान भी मेरे ख्याल से केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बहुत सारे सवालों में ऐसा होता है, या आपके साथ भी हुआ होगा शायद,
नहीं पढ़ना भूल जाता है इंसान, और आई कैचिंग ऐसा होता है कि इंसान पढ़ जाता है और नहीं शब्द नहीं पढ़ पाने की वजह से एकदम, इनफैक्ट मुझे याद भी आ रहा है मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था और वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। तो नॉट करेक्ट एंड करेक्ट जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मैं विशेष ध्यान रखता था अपने सेकेंड अटेम्प्ट में कि पहले वो देखो कि वो करेक्ट बोला है कि नॉट करेक्ट बोला है, और उसका सबसे ज्यादा अफसोस होता है बाहर निकल के। एकदम। ठीक है, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी में अगर और बात करें तो आपका जो फोर्टे रहा है किन सब्जेक्ट्स पर रहा है? क्योंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का रहा है, तो सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, फिर हिस्ट्री में मेरा विशेष रुझान था, तो सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, यहाँ पर जो है मैं ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाता था। तो इन सब को स्ट्रेंथ्स बनाकर और बाकी सब को रिवाइज करके जो है तैयारी कर सकते हैं हम, जो भी जिनका स्ट्रेंथ हो। हर सब्जेक्ट में कुछ कोर टॉपिक्स होते हैं, कुछ कोर एरियाज होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, इंडियन इकोनॉमी की, तो टॉपिक्स लाइक मनी एंड बैंकिंग, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, नेशनल इनकम या पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्स स्ट्रक्चर, क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट हैं। तो आपको इनको कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना है और बाकी टॉपिक्स को भी इग्नोर नहीं करना है, उनको कम से कम 2 बार पढ़ के जाना है, सो दैट क्वेश्चन अगर आता है तो यू आर एबल टू मैनेज। एक बात और जानना चाहता था मैं कि हर स्टूडेंट के साथ ये होता है कि कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है और कोई बहुत वीक होता है, तो इस दौरान क्या करना चाहिए? वीक सेक्शन पर ज़्यादा जोर लगाएं या स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें? आपके साथ भी तो ऐसा हुआ होगा कि कोई एरिया ऐसा होगा जिसको आप छूना नहीं चाहते होंगे, मजबूरी में टच करते होंगे। जैसे जनरली मैं देखता हूँ कई लोग हैं जो साइंस टेक से भागते हैं, या आर्ट एंड कल्चर अपने आप में ऐसा टॉपिक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? छोड़ सकते हैं या फिर किस तरह से मैनेज करें? मेरी जो उस समय की स्ट्रैटेजी थी, जो मेरे कोर एरियाज नहीं थे उन पे मैं कम ध्यान देता था। लेकिन अगर मैं पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज करूं तो मैं ये देख रहा हूं कि यूपीएससी किस पर्टिकुलर सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछेगा, दिस इज नॉट प्री डिसाइडेड। फॉर एग्जांपल 2016 या 17 में जो क्वेश्चन पेपर था उसमें करीब करीब 80% जो क्वेश्चंस थे वो करंट अफेयर से आ गए थे। और बच्चे उस साल जो है स्टैटिक पोर्शंस को जो करके गए थे, दे कुड नॉट क्लियर इट। तो मैं कहूँगा कि कॉम्प्रिहेंसिवली आप करके जाएं। स्ट्रेंथ एरिया को तो आपको मेहनत करना ही है, उसको तो आपका वो फोटे है, उसमें तो आपको क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं करने हैं। लेकिन अगर आप वीक पोर्शंस को नेग्लेक्ट करके जाते हैं, छोड़ कर जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत कम रहेगा और वो आपको इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल। ठीक है, मतलब आज के दौर में जो एग्जाम का ट्रेंड चेंज हुआ है उसके बाद तो सारे एरियाज पर बराबर ध्यान देने की जरूरत है। एकदम। ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए पॉलिटी मेरा सबसे अच्छा है, ठीक है, और हम एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा एंटर करें अगर, तो कई लोग ये करते हैं कि सबसे पहले पॉलिटी क्वेश्चंस खोजते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन वाले दिन, पीटी के एग्ज़ाम वाले दिन, क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए? 2 तरह से, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर मतलब एक दिन पहले से, और दूसरा हॉल के अंदर जाने के बाद। क्योंकि प्रीलिम्स एक सबसे टफेस्ट जो है लेवल है मुझे लगता है तीनों में से, क्योंकि कंपटीशन बहुत वहाँ ज़्यादा होता है। तो प्रीलिम्स के पहले दिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि प्रीलिम्स के पहले दिन यू शुड हैव अ प्रॉपर स्लीप। तो हमको कोशिश करना चाहिए हमें कि हम 10 बजे के पहले जो है उस दिन कम से कम सोने का प्रयास करें। और ये सिर्फ उस दिन करने से नहीं होगा, अगर हम 3-4 दिन से इस पर्टिकुलर हैबिट को कंटिन्यू करें तो शायद उस दिन जो है हमारी प्रॉपर नींद आए हमें। तो अच्छी तरह से सोना एक पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा है कि समय पर पहुंचना एग्जामिनेशन सेंटर। अगर मेरा एग्ज़ाम 9:30 बजे से है और मैं अगर 9:15 पे पहुंचता हूं तो जो एंजाइटी लेवल होती है हमारी बहुत ज़्यादा होती है, और उस कारण दैट एक्चुअली इम्पैक्ट्स आवर परफॉर्मेंस इन द पेपर। तो कम से कम 8:30 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना, और कोशिश ये करना कि अगर हम 1 हफ्ते पहले या 2-4-5 दिन पहले एक बार सेंटर घूम आए तो जो रूट है हमें क्लियर रहे, सो हमें एक अंदाज़ा हो कि कितना समय लगेगा पहुंचने, उस दिन कोई एंजाइटी ना हो जाए। बिल्कुल। और साथ साथ कुछ ऐसा एनर्जेटिक खाएं। बहुत लोग होता है कि चॉकलेट्स खाते हैं और कुछ और ऐसा, तो इट एक्चुअली हेल्प्स कि आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो इम्प्रूव होता है एग्ज़ाम के दौरान।
सो दिस इज वन टिप आई थिंक दैट जो हेल्प कारगर साबित हो सकता है। एग्जाम हॉल में घुसने के बाद पेपर देते समय, जैसा कि आपने पूछा कि कैसे शुरुआत करें या किस पर्टिकुलर पोर्शन से शुरुआत करें, तो एक मन में जो है डर काम करता है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा टफ होगा। तो मेरा ये हमेशा से रहा है कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत नहीं करता था। एनी ऑफ द क्वेश्चन, मे बी क्वेश्चन नंबर 7, 6 और क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करता था। तो कम से कम ये जो कॉन्फिडेंस है वो मेरा हमेशा बूस्टेड अप रहता था कि मैं आई एम स्टार्टिंग विद द इजियर क्वेश्चन। दूसरा मैं कहूँगा कि जो आपका स्ट्रेंथ है, आइडेंटिफाई करें पेपर में कि उसके क्वेश्चंस कहाँ पर हैं, जल्दी जल्दी, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, उसको ढूंढकर तुरंत वहाँ से जो है क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दें। तो उससे क्या होगा कि क्योंकि आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे उस समय, जो आप ज़्यादा श्योर रहेंगे, तो आपका जो मोटिवेशन है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत हाई रहेगा और ओवरऑल पूरे 2 घंटे जो है इट विल रियली इम्पैक्ट और अपने परफॉर्मेंस को आप जो है बहुत इंप्रूव कर। ठीक है। अंदर एक और दिक्कत होती है कि बुकलेट और OMR के बीच में हमें एक बैलेंस बनाना होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक सीक्वेंस इधर उधर हुआ और 5 क्वेश्चंस गलत हो गए OMR शीट पर भरते समय। तो इसके लिए भी कुछ खास ध्यान रखना होता है। मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है कि मैं जैसे पूरा पेपर 2 घंटे का था, तो 2 घंटे में मुझे अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो 25-25 क्वेश्चन हर आधे घंटे में, तो मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व करता था, फिर 25 क्वेश्चन को OMR शीट में मार्क करता था, ताकि हर आधे घंटे में मैं अगर OMR शीट मार्क कर लूँ तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं कुछ कुछ जो है करता जा रहा हूँ, अच्छा सब हो रहा है, ना कि मैं पूरे पेपर को सॉल्व करके एंड में OMR शीट मार्क करूँ। या फिर और एक स्ट्रैटेजी होती है कि मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ फिर OMR शीट मार्क कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है ना पेपर सॉल्विंग का, वो ब्रेक होते रहता है। सो मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है कि 25 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँ, फिर मैं OMR फिलअप करूँ, और उसमें एक बात का ध्यान रखूँ कि वाइटनर मैं अवॉइड करूँ यूज़ करना, बिकॉज हो सकता है कि हमारा OMR शीट रिजेक्ट हो जाए। और जो UPSC के गाइडलाइंस हैं विद रिगार्ड टू यूजिंग द कलर ऑफ द बॉल पेन, उसका विशेष ध्यान रखूँ। तो इन सब बातों का ध्यान, और रोल नंबर बहुत अच्छे से भरूँ, बहुत ध्यान से भरूँ, तो इन बातों का ध्यान, हमारा OMR शीट फटे ना। बिकॉज मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, मेरे पास में ही बैठा हुआ हमारा एक मैंने दूसरा एक और एस्पिरेंट, आई फाउंड कि उसका OMR शीट हवा चल रही थी, एक कील निकली हुई थी बेंच में, और OMR शीट भर दिया था उसने, जब जमा देने गया तो वो कील से टकरा कर उसका OMR शीट जो है फट गया। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान हम पहले से रख पाएँ अगर, मुझे लगता है कि द ओवरऑल परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब बातें हो रही हैं तो ठीक से हो, कि ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन देखते के साथ आपको क्लिक कर जाए कि भाई ये सही जवाब है, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन देखते ही आपको लगे कि इसको नहीं बनाना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लगता है कि बन भी जाएगा, एक आध पॉइंट्स मिस करता है इंसान, तो उसको क्या मार्क करके छोड़ दें बाद के लिए, या उसी समय उस पर दिमाग लगाएं? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है टाइम मैनेजमेंट। जैसे एक क्वेश्चन मैंने टिक कर दिया, दूसरा क्वेश्चन मुझे खुद डिलेमा है, तो उन सारे क्वेश्चंस का बंच कैसे, उसको मैनेज कैसे करते हैं? इस केस में मैंने बाकी दूसरे टॉपर्स को भी सुना है, डिस्कस भी किया है उनसे, और मेरा खुद का भी ये मानना है कि जो सबसे पहले क्वेश्चन को देखने के बाद जो सबकॉन्शियसली सबसे पहले स्ट्राइक करता है कि ये राइट है या रॉन्ग है या ये होना चाहिए, ज़्यादातर केसेस में वही सही होता है। हाँ। और ना कि फिर से हम उसको छोड़कर रिवाइज करके आए तो हमारा थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है और उस चक्कर में हम ज़्यादा रॉन्ग कर देते हैं। हाँ। तो अगर सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद ही हमारे दिमाग में एक स्ट्राइक करता है कि ये सही होगा या गलत होगा। तो उसके बगल में ही उसको हम पर्सनलाइज कर लें, या कि वहीं पर टिक राइट कर दें या क्रॉस कर दें, सो दैट फिर से जो दूसरे सेंटेंसेस पढ़ने के बाद जो हम फाइनल आंसर जब डिराइव कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस को हमें फिर से पढ़ना ना पड़े और हम कंफ्यूज ना हो। तो स्टेटमेंट्स को पर्सनलाइज करना, पढ़ते ही उसको यस या नो कर लेना, अगर हम क्लियर हैं विद आवर थॉट्स, दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। तो कुछ सिंबल्स भी टॉपर्स बताते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज कीजिए, कोई मार्क कर लीजिए ऐसा, ताकि आपको लास्ट में कंफ्यूजन ना हो, 2 घंटे के अंतिम 5 मिनट में ऐसा लगता है। और आजकल जो सबसे बड़ा हॉट केक है,
आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात की होती है वो होती है सीसेट। आप भी देख रहे होंगे इस बीच में ट्रेंड। सीसेट को लेकर कितना सचेत होने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है? मैं पिछले 2 साल से जो देख रहा हूँ यूपीएससी का जो कट ऑफ, जो कि हमेशा 105 प्लस हुआ करता था इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वो अभी 90 से 95 के बीच में आकर ठहर गया है। इसका एक मेजर जो रीज़न है वो सी सैट है। सी सैट का पेपर इतना कॉम्प्लेक्स और इतना टफ बना दिया गया है कि फॉर एग्जांपल जो कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, एक बड़े से कॉम्प्रिहेंशन के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन होता है और वो क्वेश्चन भी इतना उसको इस तरह से फ्रेम किया जाता है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द क्रिटिकल मैसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज, तो बिकम्स रियली कंफ्यूजिंग। तो मैं कहूँगा कि वहाँ पर जो है आपको सी सैट में द स्ट्रैटेजी जो है, जो मुझे लगता है कि पिछले 3-4 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको बार बार सॉल्व करना और उनको सॉल्व करके जो इंटेलिजेंट गेसिंग है उसको इम्प्रूव करना, दैट एक्चुअली प्लेज अ ग्रेट रोल। तो आप नेग्लेक्ट ना करें उसमें जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, किसी के लिए अगर इंग्लिश है, किसी के लिए मैथमेटिक्स है, या किसी के लिए इट मे बी लॉजिकल रीजनिंग, तो उस पर जो है अपने स्ट्रेंथ्स को और इम्प्रूवाइज करना। और जो हम गलती करते हैं कि हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं, जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस करीब 40-45 में जाकर ही हम रुक जाते हैं, और उसमें से नेट में जो हमें 27 क्वेश्चन करेक्ट करने होते हैं, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट समटाइम्स बिकॉज क्वेश्चंस इतने कंफ्यूजिंग होते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप अगर कोशिश कर पाए हम कि कम से कम 50-55-60 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं विद अ गुड क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंट गेसिंग, सी सैट जो है हम क्लियर कर सकते हैं। और जीएस वाले पेपर में ये कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ये तो हमेशा कंफ्यूजन होता है कि ज़्यादा करें या कम करें। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी लेवल क्या है, और एक्यूरेसी लेवल हम डिसाइड करते हैं मॉक टेस्ट्स जो देते हैं, उससे हमें एक आइडिया लगने लगता है कि हमारी एक्यूरेसी इतनी रहती है। तो जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मैंने देखा है कि जनरली वो 60-65-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी जो है आराम से क्लियर कर लेते हैं। लेकिन मेरे जैसे लोग जिनकी एक्यूरेसी लेवल थोड़ी हमेशा से कम हुआ करती थी, तो मैं हमेशा से 85 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करता था, सो दैट अगर नेगेटिव होता भी है तो कट कुटा कर आ जाए और मैं क्लियर कर लूँ एग्जाम। ठीक है। पर्टिकुलरली अगर बात करें आर्ट एंड कल्चर के स्ट्रेटजी को लेकर के, आर्ट एंड कल्चर को कैसे तैयार करें, क्योंकि धीरे धीरे इसका रोल बढ़ता गया है इस बीच, तो कुछ बताएं आप। आर्ट एंड कल्चर को इन आइसोलेशन पढ़ने की मुझे लगता है उसके बजाय अगर हम एक इंटीग्रेटेड स्टडी करें अलॉन्ग विथ एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, क्योंकि वो उसी का एक तरह से पार्ट है, तो ज़्यादा अच्छे से वो तैयारी हो सकती है। टू स्टार्ट विथ जो NCERTs हैं क्लास 6th 7th क्लास 12th के, और जो 11th एंड 12th के फाइन आर्ट के NCERT है, तो ये जो 6 NCERT हैं दे आर रियल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। और विथ रिगार्ड टू एग्जाम्स पर्सपेक्टिव मैं देख रहा हूँ कि जो नए NCERTs हैं ये 6, इनमें से क्वेश्चंस जो है बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इन 6 NCERTs को फोकस करते हुए, बेस बनाते हुए, इनको अच्छे से पढ़ना, इनको प्लीज़ ना छोड़ना, और साथ साथ कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑल ऑफ CAPF, CDS एज वेल एज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को सॉल्व करना कैन बी ए गुड स्ट्रैटेजी टू। और इसमें अगर मैं कोर एरियाज की बात करूं जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना। फॉर एग्जांपल इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन पेंटिंग्स, इंडियन रिलीजन with special emphasis on Buddhism and Jainism, इंडियन लिटरेचर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं, यूनेस्को के इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, साथ साथ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। और जो टर्म्स को लेकर मैं देख रहा हूँ कि 3-4 साल से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं, एंशिएंट और मेडिवल टर्म्स, तो जो NCERTs के पीछे ग्लॉसरी दी गई है या फिर बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स में जो ग्लॉसरीज होता है उसका हेल्प लेकर, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, तो इन सब 5-6 जो एस्पेक्ट्स हैं, कोर एरियाज हैं, इन पे ज़्यादा फोकस और बाकी को नेग्लेक्ट नहीं करना, बाकी को कम से कम 1 से 2 बार पढ़ के जाना। और आर्ट एंड कल्चर में करंट अफेयर्स की भी कोई भूमिका देखते हैं आपकी, उसको तो हमेशा अपडेट रखना है एकदम। इनफैक्ट जो मैं देख पा रहा हूँ कि लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन पूछा गया एक, वो इनफैक्ट न्यूज़ में काफ़ी था, चंद्रकेतुगढ़, और न्यूज़ में था उस वजह से पेपर में आ गया। तो
करंट अफेयर्स का इस तरह से रोल रहता है कि करंट अफेयर्स से आपको टॉपिक्स के आइडियाज़ मिलते हैं कि ये सब न्यूज़ में है, और उनके बारे में फिर विस्तार से पढ़ लेना जो है, इट एक्चुअली हेल्प्स। ओवरऑल करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो जनरली पूछा जाता है कि इस करंट अफेयर्स के लिए क्या करें। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा सोर्स भी बहुत ज़्यादा है, अखबार भी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये सारे बहुत कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं। न्यूज़पेपर्स मैं कहूँगा फॉर अ बिगनर, जिनकी तैयारी जो है, जिनके पास 1-1.5 साल है एग्ज़ाम प्रीलिम्स देने से पहले तक, तो न्यूज़पेपर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, उसमें से जो 3 से 5 जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उसको आधे घंटे में पढ़ लेना, और उससे ज़्यादा समय न्यूज़पेपर को नहीं देना, बिकॉज आपको बाकी बहुत कुछ पढ़ना होता है। और साथ साथ मैं जो किया करता था, जो PIB का जो वेबसाइट है या फिर उसका जो ऐप है, उसके थ्रू से आपको, अगर वीकली भी आप एट अ ग्लांस करते हैं, तो जितने भी गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो स्कीम्स आ रही हैं, जो परफॉर्मेंसेज हैं, उनका एक अच्छा वहाँ पर जो है आपको डेटा एस्पेक्ट पूरा एनालिसिस मिलता है। तो उसको अगर आप वीकली भी एट अ ग्लांस एक बार देखते रहें और साथ साथ न्यूज़पेपर्स पढ़ें। और मैं जो किया करता था कि मैं रात को विविध भारती सुनता था, रात को जो 9 बजे न्यूज़ आती है, तो उससे भी काफ़ी मुझे हेल्प मिलता था कि मुझे, अगर मैं न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ पा रहा हूँ उस दिन, तो मुझे पता होता था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है देश और दुनिया में। तो ये सब एस्पेक्ट्स, और साथ साथ उस न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद जो भी गैप बचता है आपका, उस गैप को पूरा करने के लिए जो मंथली मॉड्यूल्स आते हैं आपको वेरियस ऑनलाइन सोर्सेज में या फिर वेरियस इंस्टीट्यूट्स की जो मटेरियल होती है, और मंथली मॉड्यूल और ईयरली कंपाइलेशंस, दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट फॉर द रिविजन। तो न्यूज़पेपर्स, साथ में PIB, विविध भारती अगर आप सुन पाएँ, और मैं कहूँगा कि मंथली मॉड्यूल्स, जिनके पास समय कम है वो सिर्फ मंथली मॉड्यूल्स और जो ईयरली कंपाइलेशंस होते हैं उन पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर के बाद मैं जानना चाहूँगा अगर कि इकोनॉमिक्स, जो कि आपका कोर सब्जेक्ट रहा है, तो 2 सवाल है। पहला सवाल कि इकोनॉमिक्स से ऑप्शनल था आपका पूरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स रहा है, तो यहाँ से यू टर्न लेकर आर्ट एंड कल्चर में इतना फेमस होना, रिनाउंड होना, आर्ट एंड कल्चर पर इतना काम करना, ये कैसे हुआ? इकोनॉमिक्स मेरा बैकग्राउंड है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर मेरा इंटरेस्ट था। ओके। तो और मेरे मेंस के बाद मुझे ये फील होता था कि मेरा ये वीक पोर्शन है, तो मैंने आर्ट एंड कल्चर, हाँ ओके, तो मैंने उस पर फिर काम करना शुरू किया। मैंने उसमें और मेहनत की क्योंकि इंटरेस्ट था मुझे, तो और फिर मैं उसे पढ़ाने लगा। तो इस तरह से एक सब्जेक्ट पे एक अच्छा कमांड डेवलप हुआ, फिर एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उस तरह से फिर जो है। तो बेसिकली आर्ट एंड कल्चर आपका कमजोर सब्जेक्ट था, इसलिए बाद में बहुत मजबूत कर लिया आपने इसको। ठीक है। इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटजी को लेकर जानना चाहेंगे कि इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटजी कैसे बनाए, किन किन बातों का ख्याल रखें। जैसा कि मैंने आर्ट एंड कल्चर में बताया कि हर एक सब्जेक्ट में कोर जो टॉपिक्स होते हैं उन पे फोकस करना। तो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं और मैं प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड की अगर बात करूं, तो मैं देख पाता हूं कि मनी एंड बैंकिंग, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्स स्ट्रक्चर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, नेशनल इनकम, ये जो 5-6 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इनसे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट है और बहुत ज़्यादा आते हैं। इकोनॉमिक्स से अगर एग्ज़ाम में आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अगर 15 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो इन 5-6 मैंने एस्पेक्ट्स को मिलाकर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं। तो इन पे अगर हम ज़्यादा फोकस करें, इन पे अगर हम करीब करीब 3 से 4 बार रिवाइज करके जाएं, चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करके जाएं, इसमें मैं कहूँगा कि RBI का जो वेबसाइट है, इट इज़ अ ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन। और वहाँ से क्वेश्चंस भी मैं देख पाता हूँ कि अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के जाते हैं, समझ के जाते हैं, तो क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल जनरली ज़्यादा होते हैं इकोनॉमिक्स में। तो RBI की वेबसाइट, इकोनॉमिक सर्वे और साथ साथ यूनियन बजट जो है रीसेंट, इन तीनों का एक मेल और साथ में कोर कॉन्सेप्ट्स जो कोर एरियाज हैं उन पे फोकस करना कैन बी ए गुड स्ट्रैटेजी टू स्कोर वेल इन इकोनॉमिक्स। ठीक। कुछ ऐसी बातें जो आमतौर पर बच्चों को परेशान करती हैं, एस्पिरेंट्स को, जैसे स्ट्रेस होते रहता है बीच बीच में। स्ट्रेस इस लिहाज से होता है कि हर कुछ दिन पर लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर कुछ सिचुएशंस भी ऐसे होते हैं, सर्कमस्टांसेस भी ऐसे होते हैं
इस स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या करें? मुझे इनफैक्ट अपना समय याद आ रहा है कि हर 15 दिन में मुझे भी स्ट्रेस, हर 15-20 दिन मुझे स्ट्रेस हुआ करता था। अच्छा। कि शायद मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा इसको। तो मुझे लगता है यहाँ पर इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल फॉर अ एस्पिरेंट। आपको घबराना नहीं है, सभी के साथ ऐसा होता है। यहाँ पर आप जिस मकसद से इस एग्ज़ाम की तैयारी करने आए थे, उस मकसद को आपको जाकर फिर से जो है रिवाइज करना है, रिफ्लेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस इट वॉज माई पेरेंट्स ड्रीम। तो मेरे माता पिता की जो इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए मैं इस सर्विसेज की तैयारी मैंने शुरू की थी। तो उनसे बात करके, उनसे और मोटिवेटेड होकर, दिस एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। जो जिस गोल से मैं आया हूँ, तो दैट हेल्प मी अ लॉट टू ओवरकम दिस फियर। दूसरा है कि सोशल मीडिया जो है उससे अपने आप को अगर आप थोड़ा बचा कर रख पाएं, क्योंकि सोशल मीडिया का एक बड़ा हिंड्रेंस होता है। और अगर आप लोग जानने लगते हैं कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप इसका प्रचार करते हैं, तो आप पे एक पीयर प्रेशर डेवलप होता है जो आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। तो अगर इससे आप बच पाएँ तो इट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। तीसरा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड मैंने बताया आपको, उससे बहुत डर होता है मन में कि मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है सोर्सेज को ना बढ़ाकर जिसको आप ले रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड सोर्सेज होते हैं, उन पे फोकस करें और बाकी मटेरियल अगर आपको समय मिलता है तो उस पर ऐड ऑन करें, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन इज द की। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड से भी बचना है आपको। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें अगर आप इनका ध्यान रखते हैं और एक फेथ रखते हैं अपने आप में, कॉन्फिडेंस रखते हैं और अपने स्ट्रैटेजी पे डाउट नहीं रखते हैं, अपने स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप अभी तक जो सक्सेसफुल होते आए हैं अपनी स्ट्रैटेजी से ही आए हैं। हाँ। तो आपको सिर्फ अपने स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करना है, दूसरों से, मेंटोर से सुनकर या फिर और इनपुट्स लेकर, लेकिन अपनी ओरिजिनल स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करना है। सो आई थिंक दीज ऑल एस्पेक्ट्स अलॉन्ग विथ अ प्लान बी इन लाइफ, कि अगर ये नहीं होता है तो आई हैव अनदर प्लान बी। तो ये अगर ऐसा प्लान भी हमारे दिमाग में रहता है या उस पर भी हम थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस रिलीज होते स्ट्रेस जो है कम रहता है। So these all matters a lot. दूसरा, एक तो लाइफस्टाइल को लेकर अगर बात करते हैं हम, कि एग्जामिनेशन में एक बड़ा मिथ है कि कमरे में बंद होकर तैयारी करनी है और बहुत तैयारी करनी है, पढ़ना तो इतना है कि, तो उसमें बाकी सारी चीज़ें छूट जाती हैं, हंसना, खेलना, कूदना, सब कुछ मूवी देखना। तो जनरली आप क्या कहना चाहेंगे ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है ये एस्पेक्ट डिस्कस करना, कि ये एक गलतफहमी है या अपने पूरे टाइम को किस तरह से मैनेज करें, इसमें कुछ एक्सरसाइज को भी शामिल करें क्या, या 2-3 साल इतनी मेहनत करें कि उसके बाद सारा देख लेंगे? जनरली तो ये होता है। हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस एग्ज़ाम में। अगर शॉर्ट टर्म में भले ही आपको लगे कि मैं आज एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उस समय पढ़ाई में लगा दूँ, बट लॉन्ग टर्म में आपको इम्पैक्ट करेगा और कहीं ना कहीं आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, जितना एफर्ट आप दे पाते हैं बैठकर पढ़ने का, वो आप दे नहीं पाएंगे। तो रेगुलर एक्सरसाइजेस भले ही आप 15 मिनट करें, बट इट हैज़ टू बी अ रेगुलर एक्सरसाइज अलॉन्ग विद सम प्राणायाम। मुझे बहुत हेल्प करता था। इनफैक्ट मुझे याद है मेंस की परीक्षा के पहले मैं सुदर्शन क्रिया किया करता था और मुझे काफ़ी उससे बेनिफिट मिला। तो दीज ऑल एस्पेक्ट्स, एक्सरसाइजेज और अपना जो भी आपका हॉबी है या पैशन है, मनोरंजन के तौर पर उसको परसू करना। जैसे आई यूज्ड टू लव कुकिंग। अच्छा। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि खाना जो है खुद बना लिया करता था, तो समय भी अच्छा जो है निकलता था। तो इससे, इस हॉबी से तो आपके दोस्तों को भी फायदा होता होगा। So in that manner, I guess, pursuing your hobby along with this exercises and pranayam actually helps, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस या फिर स्टडी लाइफ बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, जैसा कि आपने बताया। एंड दिस एग्जाम, क्लियरिंग दिस एग्जाम इज जस्ट अ मीन्स टू अचीव अ पर्टिकुलर एंड। एग्ज़ाम क्लियर करना ही एक एंड नहीं है। तो मेरा मैं मानना है कि जो आपकी रूटीन है उसमें रहते हुए एक फोकस्ड हार्ड वर्किंग अप्रोच हो, आई गेस दिस क्लियरिंग दिस एग्जाम इज नॉट दैट टफ। जब हम कहते हैं कि दिस एग्जाम इज नॉट दैट टफ, तो बात आती है कि फिर तो ये आपकी साइकोलॉजी से भी काफ़ी चीज़ें मैच करेंगी। मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर, या फिर ये मानना
कि एग्ज़ाम अगर टफ नहीं है तो इससे भी कुछ मिलता है क्या बल, कि मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर इंसान माने कि यार एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है एकदम, तो एकदम। इस एटीट्यूड का क्या असर पड़ता है? मैंने तो हमेशा से ये फील किया कि ये जो एग्ज़ाम है या पूरी प्रक्रिया है, इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। और इस प्रक्रिया के दौरान जितना कुछ हम सीख पाते हैं एक छोटे से समय में, 1 या 2 साल में पढ़कर, मुझे लगता है कि हर इंसान को एक बार सिविल सर्विसेज की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि जो द अमाउंट ऑफ नॉलेज वी गेट, जो उससे जो कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर और जो फेथ आता है, दैट रियली हेल्प्स। तो आपको कॉन्फिडेंट और इस प्रक्रिया को एंजॉय करना है, ना कि प्रेशर फील कराना है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। एग्ज़ाम क्लियर करना एक ऑप्शन है, मैंने एक पर्टिकुलर मीन्स है, लेकिन द एंड रिजल्ट इज यू गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज बाय गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और उस प्रक्रिया को हम एंजॉय करें, साथ में प्रेशर कम लें, बाकी चीज़ों का ध्यान रखें, फोकस्ड अप्रोच रखें, स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा काम करें, जैसा कि इंटेलिजेंट गेसिंग मैंने बताया आपको, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना मैंने आपको बताया, मॉक टेस्ट्स मैंने बताया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर अगर हम करें तो दिस इज ईजी। और कोई बात सर जो आप कहना चाहते हो और इस पूरी बातचीत में रह गई हो बात हो? जैसे कि प्लान बी मैंने बताया, प्लान बी का हमेशा ध्यान रखना है आपको। साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजी को, जैसा कि मैंने बताया पहले से, अपनी स्ट्रैटेजी पे डाउट नहीं करना है, फोकस्ड अप्रोच रखना है। अपनी स्ट्रैटेजी को आप फाइन ट्यून कर सकते हैं। जो आपका प्रीलिम्स की बात करूं तो इंटेलिजेंट गेसिंग पे ज़्यादा काम करना है। अगर मैं मेन एग्ज़ाम की बात करूं तो आंसर राइटिंग पे ज़्यादा आपको जो है फोकस करना है, उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना है। तो और इंटरव्यू में अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो कॉन्फिडेंस है, उस पर जो अगर आप काम करें तो मुझे लगता है कि द एग्ज़ाम कैन बी वेरी वेल मैनेज्ड। इनफैक्ट थोड़ी बातचीत हम लोग मेंस और इंटरव्यू को लेकर भी कर लेते हैं। मेंस को लेकर, सिर्फ मेंस की अगर बात करें तो स्ट्रेटजी लेवल पर क्या चीज़ें आप कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? मेंस में फोकस्ड अप्रोच और आंसर राइटिंग का एक बड़ा रोल होता है। तो आपको न कि वेट करना है कि आपका प्रिपरेशन जो है एक लेवल पे पहुंचेगा तभी मैं आंसर राइटिंग शुरू करूंगा। तो जो आंसर फ्रेमिंग है उस पर काम करना, यूज ऑफ मोर एंड मोर फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स, जिससे आपका आंसर और अट्रैक्टिव बने। मैं जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन किया करता था, तो उससे आंसर बिकम्स मोर अट्रैक्टिव। आसानी होती है एग्जामिनर को आंसर पढ़ने में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जो मिस आउट करते हैं मेंस में कि हम पेपर सॉल्व नहीं कर पाते हैं पूरा, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। और जो 180 मिनट होते हैं जिनमें हमें करीब करीब 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो मेरा जो स्ट्रैटेजी था, मैं जनरली इन एवरी 9 मिनट्स आई यूज टू कंप्लीट वन पर्टिकुलर आंसर। चाहे वो आंसर मेरा मैंने सबसे स्ट्रेंथ एरिया है या फिर वीक एरिया है, और अपने अटेम्प्ट्स को मैं मैक्सिमाइज किया करता था। तो विद दिस स्ट्रैटेजी आई गेस सॉल्विंग क्वेश्चंस और गोइंग फॉर द मेन एग्जामिनेशन बिकम्स मोर इजी। और अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू इस पूरी तैयारी के साथ साथ होने वाली तैयारी है, या इंटरव्यू के लिए कोई अलग एफर्ट लगाना पड़ता है? जो मैंने गलती की थी मेरे पहले अटेम्प्ट के दौरान कि मेंस देकर मैं आई वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट। और उस दौरान मैंने जो 2-3 इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं मैंने गवा दिए थे, विदाउट स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। तो ये गलती जो है मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ओवरकम की। जस्ट आफ्टर माय मेन एग्जामिनेशन मैंने इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ शुरू की। जो बेसिक जो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें जो भी वेरियस केंद्र बिंदु हैं, एक एक कर पे उन पे काम करना, और एक पर्टिकुलर बिंदु से कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं खुद एनालाइज करना। उसका एक ट्री बनाकर, मैं एक नोटबुक बनाकर उस पर काम किया करता था। और साथ साथ जो एक आंसर में आपकी जो ऑनेस्टी होती है और जो हम्बलनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज आफ्टर बीइंग इनटू सर्विस बहुत सारे ऐसे सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर बहुत स्ट्रेसफुल होता है, आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस, क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो जनरली एग्जामिनर जो इंटरव्यूअर्स हैं, मुझे लगता है इन सब पहलुओं का ही जो टेस्ट चेक करते हैं। तो इन सब पहलुओं पर काम करना, साथ साथ मॉक इंटरव्यूज़ देना ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएँ। मेंटोर्स के थ्रू से जो आप गलतियां कर रहे हैं उसको आप इम्प्रोवाइज कर पाएँ।
with all these small aspects keeping in mind, I guess can be managed interview also. तो ये पूरी बातचीत, मुझे उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत से जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फ़िलहाल, या जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स, उनको बहुत ठीक ठाक फ़ायदा मिलेगा और आपके अनुभव से भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि आप लगातार बदलते हुए ट्रेंड से जुड़े हुए हैं और एनालिसिस करते रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। यहाँ आने के लिए, इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।